हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के बात करी थी, तो आज हम उसी के एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, तो वो हम नोट करते हैं। फर्स्ट हमारी है टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज, ठीक है जी, सॉल्यूशन। टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो फ्रीज ना हो, ठीक है, जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाए, हमारा लोअर हो जाए, तो हम उसी को बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो जैसे हम आपसे बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, एक कार, ठीक है जी, रनिंग, ए कार रनिंग इन सब जीरो वेदर, ठीक है जी, इन विच कार रेडिएटर इज full of water. As we know, water freezes at 273 Kelvin. Then it is possible only when, ठीक है जी, it is possible only when the depression in freezing point of water take place. It is done by making antifreeze solution, ठीक है जी। For this an anti-freezing agent ethylene glycol is added, ठीक है जी, इन वाटर। तो क्या बात समझ में आई आपको? जहाँ पर सब जीरो वेदर होता है हमारा, ठीक है जी, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर हम कार की बात करते हैं, कार कोई रन कर रही है और वाटर आपके पास कार रेडिएटर के अंदर प्रेजेंट है, तो 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज हो जाता है। उससे भी कम टेम्परेचर होने पे भी आपका वाटर फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है अभी? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर को लोअर किया जाता है। वाटर के फ्रीजिंग टेम्परेचर को लोअर कैसे करेंगे? हम वहाँ पर एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। वाटर के साथ में कुछ ऐसा सॉल्यूट हम मिला रहे हैं जिससे कि हमारा क्या हो जाए जी, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा एजेंट जो कि हमारा फ्रीज होने से रोके, वाटर को फ्रीज होने से रोक दे, प्रिवेंट कर दे। तो उसके तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर डाल देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है यहाँ पर, ठीक है जी, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है हमारा, ये वाटर को फ्रीज नहीं होने देगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी भाई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जिससे कि आपका जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारा लोअर हो जाता है। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई आपकी।
बट डेली लाइफ के अंदर। अब इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन को लेकर के बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन लेनी है हमारे को, टू क्लियर स्नो, टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स। जैसे किसी हिल स्टेशन पे जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, या विंटर सीजन में बात करते हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो उस कंडीशन में उस स्नो को जो रोड पे फैल जाती है, हमारी रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, उसको वहाँ से हटाने के लिए हम क्या तरकीब लगाते हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हमारे लिए भाई स्नो को रोड से हटाना इजी हो जाए। तो यही यहाँ पर हम समझने वाले हैं आपके लिए, ठीक है जी। अब आप देखिए, इन विंटर, इन विंटर, ठीक है जी, और ठीक है जी, ऑन हिल्स वेयर देयर इज, आप बोलोगे हैवी स्नोफॉल, ठीक है जी, वेयर देयर इज हैवी स्नोफॉल, टू क्लियर स्नो ऑन रोड्स, ठीक है जी, NaCl और CaCl2 is spread on roads. It is because ठीक है जी, it is because salt ice mixture has lower freezing point, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम NaCl आइस मिक्सर हैज़, NaCl आइस मिक्सर हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट एज, ठीक है जी, -21 डिग्री सेल्सियस, एंड CaCl2 आइस मिक्सर हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट एज -55 डिग्री सेल्सियस। when the surrounding temperature is above these temperatures, then more ice is not formed, ठीक है जी, and ice keeps on melting, ठीक है जी, keeps on melting so that it becomes clear, it becomes easy to clear snow on roads, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जहाँ विंटर की बात कर रहे हैं या उन हिल स्टेशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पर रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनके ब्लॉकेज को हटाने के लिए
आपके पास जो स्नो आपकी रोड पे स्प्रेड हो रखी है उसे वहाँ से हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, NaCl और CaCl को वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इससे क्या होगा हमारा कि भाई हमारे को देखने को मिलता है कि सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर होता है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, आपका लोअर होता है। यानी जिस टेम्परेचर पर, ठीक है जी, कोई चीज़ फ्रीज़ हो रही है, अब आपको और ज़्यादा टेम्परेचर लोअर करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको फ्रीज़ करने के लिए। तो आपका NaCl, और अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो अगर NaCl और आइस का मिक्सचर आप लेते हो तो वहाँ पर देखिए 21 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है जी, उससे टेम्परेचर रेंज तक आप देख रहे हो, तब जा कर के कहीं वो आपका फ्रीजिंग करेगा। अगर -55 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर को लेके जाएंगे तब जा कर के फ्रीजिंग होगी। उससे पहले, उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा सराउंडिंग का तो फ्रीजिंग होगी ही नहीं। जो आपकी आइस आपकी क्या है, रोड पे फैली हुई है, तो वहाँ पे वो क्या हो रही है और वहाँ पे उसकी फ्रीजिंग टेक प्लेस नहीं कर रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो कीप ऑन मेल्टिंग, लगातार वो आइस आपकी मेल्ट करती रहेगी और इस तरीके से रोड से हमारे को स्नो को हटाना क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी, तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप। अब आगे बात करते हैं हम आपसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए डिफ्यूजन की बात करते हैं तो पहले स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। देखो, इट इज that phenomena, it is that phenomena in which, it is that phenomena in which solute from solution, ठीक है जी, spontaneously mixed with solvent above the solution to form an homogeneous mixture. Homogeneous mixture is called, इसी को क्या बोलते हैं भाई, हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि ये देखिए आप, ये हमने कोई कंटेनर लिया हुआ है, इसके अंदर हमारा क्या है, ये हमने कॉपर सल्फेट ले लिया कंसनट्रेटेड, ठीक है जी। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वॉल से ऐड कर रहे हैं क्या जी, हम वाटर, इसकी वॉल से हम ऐड कर रहे हैं वाटर, ठीक है जी, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमारे पास में 2 लेयर्स हो रही है हमारी। एक साइड में हमारा क्या है, ये लेस कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में मोर कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ठीक है जी। तो अब आपका होगा क्या, देखिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, ये तो हो गई हमारी स्टेटमेंट, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे हमारे पास में क्या है, देखिए ये कोई कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, आपका कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्या जी, हम वाटर को यहाँ पर हम इसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो भाई डाइल्यूट आपका कॉपर सल्फेट है, ये डाल दिया हमने। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास जो कंसनट्रेटेड वाला जो था, ये हमारे पास में ब्लू कलर होता है इसका,
ठीक है जी। अब अगर वाटर है या आपका डाइल्यूट फॉर्म में कॉपर सल्फेट को लिया हुआ है, ठीक है जी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या करोगे आप, इस सॉल्यूशन को आप एज इट इज़ रहने दो आप डालने के बाद में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में एक यूनिफॉर्म, भाई यहाँ का कलर कुछ और होगा, यहाँ का कलर कुछ और होगा। वैसे पहले जब आपने ऐड किया था तो कुछ समय के लिए इसको आप छोड़ दीजिए आप, तो हम देखेंगे हमारे पास में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट मिल जाएगा जी हमारे को सॉल्यूशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, आप डाल लेंगे आप ऑस्मोसिस। Osmosis, it is that phenomena, it is that phenomena in which solvent moves towards solution और solvent moves towards less concentrated solution to more concentrated solution through semi permeable membrane ठीक है जी। इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, ऑस्मोसिस। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई ये वो फिनोमिना होता है जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट मूव करता है। ठीक है जी। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन की साइड से को जा रहा है वो। अगर मान लीजिए कि दोनों साइड में हमने सॉल्यूशन ले रखा है तो जिधर को हमारे पास में लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ का सॉल्वेंट मूव करेगा टुवर्ड्स मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी जहाँ पे सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन हाइयर है उस साइड में सॉल्वेंट आ रहा है, कहाँ से, लेस कंसनट्रेटेड वाली सॉल्यूशन के साइड से। किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का क्या बेसिकली मेन रोल होता है, वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है अपने से, ना तो वो सॉल्यूट को अलाउ करेगा, परमिट नहीं करता सॉल्यूट को, ना ही वो आपका सॉल्यूशन को परमिट करता है। उससे केवल कौन सी चीज़ पास हो सकती है, आप बोलेंगे केवल सॉल्वेंट ही पास हो सकता है। ठीक है जी। अब आप देखिए, जैसे हमने वही अपना पिछले वाला एग्जाम्पल हम फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या हमने देखो बीच में हमने क्या कर लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जी। ये मैंने आपसे बात करी सेमी परमेबल, ये क्या हमारा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस साइड में हमने मान लीजिए ये हमने ले लिया, अगर बात करें आपसे तो कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट ले लिया हमने सॉल्यूशन, और इस साइड को हमने क्या कर लिया, सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट यानी कि वाटर है, वाटर भी हो सकता है, या और हम बोलेंगे तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है जी, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो आप, या आप वाटर ले लो आप। मैंने आपको बोला ना, या तो हम प्योर सॉल्वेंट को लेकर के बात कर सकते हैं, ठीक है जी, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होगा, या फिर सॉल्वेंट जिधर को कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्यूट की उस साइड से मोर कंसंट्रेटेड वाली साइड में मूव कर रहा होगा। किसकी हेल्प से, मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो यहाँ डाइल्यूट फॉर्म में अगर हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का अमाउंट क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर लेस होगा। ये कंसंट्रेटेड है तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है हमारा, आपको दिख रहा है।
तो यानी मूवमेंट किधर से किधर को होगी, इस साइड से वाटर या डाइल्यूट कॉपर सल्फेट वाली साइड से मोर कंसनट्रेटेड वाली साइड में आपका सॉल्वेंट यानी वाटर मूव करेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी आप बोलेंगे तो सॉल्वेंट की बढ़ेगी, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है जी, यानी कॉपर सल्फेट कैसा होता जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे तो लेस कंसंट्रेटेड होता जाएगा जी। यहाँ पे सॉल्वेंट आपका किधर से किधर की तरफ आएगा, बोलेंगे लेस कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन के साइड से मोर कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन के साइड। किसकी हेल्प से, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसी को बोलते हुए हम ऑस्मोसिस। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोसिस से क्या मतलब है। आप देखिए, ऑस्मोसिस फिनोमिना को हम दो कैटेगरी में सब डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ऑस्मोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ऑस्मोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आप बोलेंगे टू टाइप्स। ऑस्मोसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो इसमें मैं फर्स्ट टाइप को लेकर के बात कर रहा हूँ आपसे, एक्सोस्मोसिस। क्या होता है एक्सोस्मोसिस? तो इट इज दैट फिनोमिना, इट इज दैट फिनोमिना in which solvent molecules comes out through semi permeable membrane। सेमी परमेबल आप बोल रहे हो भाई मेम्ब्रेन। ठीक है जी, क्या होता है देखिए इसमें आप, अगर हम बात कर रहे हैं आपसे एक्सोस्मोसिस की, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। ठीक है जी, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आप देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा एग है जिसके आउटर वॉल को हमने HCl सॉल्यूशन में डाल करके रिमूव किया हुआ है, और उस एग को आप क्या कर रहे हैं, हम जैसे अपने जो एग लिया हुआ है देखिए, इसको हम NaCl के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, इसको हम NaCl के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। ठीक है जी, जब NaCl के सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि भाई आपका एग का जो साइज है वो पहले से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एग का जो साइज है पहले से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जा रहा है। कब? जब हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है। एक्चुअली में जो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो आपका मोर कंसंट्रेटेड होता है, और इस एग का जो फ्लूइड है वो कैसा हमारा लेस कंसंट्रेटेड है। तो मैंने आपको ऑस्मोसिस में बात बताई है कि हमेशा जो मूवमेंट होती है, ठीक है जी, वो कहाँ से कहाँ की तरफ होती है ऑस्मोसिस में, लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। तो अंदर का फ्लूइड जब बाहर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में आपका एग का जो साइज है वो पहले से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो एग विल श्रिंक। ठीक है जी, एक्चुअली में एग की जो आउटर वॉल है एक मेम्ब्रेन का काम कर रही है। इस आउटर वॉल से होता हुआ सॉल्वेंट जो है वो लेस कंसंट्रेटेड वाली साइड से मोर कंसंट्रेटेड वाली साइड में आ रहा है। तो इसी वजह से एग क्या हो गया हमारा भाई, श्रिंक हो गया हमारा। तो ये तो बात हो गई आपकी क्या जी, हमारी एक्सोस्मोसिस की। अब सेकंड टाइप है हमारा इसके बाद इसी का ही, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं आपसे, एंडोस्मोसिस। मोसिस क्या होता है देखिए, इट इज दैट फिनोमिना, इट इज दैट फिनोमिना इन विच, इट इज दैट फिनोमिना इन विच आप क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इट इज दैट फिनोमिना इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
मूव्स, ठीक है जी, इनसाइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हमारा अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ कैसे आएगा देखते हैं। वही जो सेम एग की कंडीशन मैंने बताई, आपने एग को लिया, इसको हमने क्या कर दिया, अब वाटर में डाल दिया। अब वाटर में डाल दिया, एग को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। जब एग को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वाटर है देख लीजिए हमारा, और ये एग है हमारा। अब वाटर क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट है ही नहीं है, तो लेस कंसंट्रेटेड वाटर है यहाँ पे, यानी ये कैसा हो गया, यानी आप बोलेंगे भाई लेस कंसंट्रेटेड है। और एग के जो अंदर का फ्लूइड है यहाँ पर, ये क्या हमारा मोर कंसंट्रेटेड है। अब क्या होने वाला है, वाटर अंदर की तरफ जाएगा। जब वाटर अंदर की तरफ जाएगा तो एग का साइज क्या होगा, पहले से बढ़ेगा। एग का साइज क्या है, पहले से बढ़ेगा। देखो आकार को हमने, साइज को बढ़ाना है, ये मैंने डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा करके दिखा दिया। तो आप बोलेंगे क्या हो गया भाई आपका, ठीक है जी, क्या हो रहा है हमारा, बोलेंगे एग विल स्वेल। एग की क्या हो रही है, बोलेंगे स्वेलिंग हो रही है जी। तो इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भी एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, क्लियर हो गई कोई बात। अब इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस और ले लेते हैं हम, डिफरेंस और ले लेते हैं। अगर आपसे बोलता है कि भाई कोई भी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आप डिफरेंस बताइए, आप डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, तो क्या होगा देखिए। फर्स्ट है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। इसमें हमारे को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। अगर डिफ्यूजन में बोले तो हम नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, किसी हमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट ले सकते हो ऑस्मोसिस में, ओनली सॉल्वेंट मूव्स, ओनली सॉल्वेंट आप बोलेंगे मूव्स। इसमें क्या होता है देखिए, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव्स इनटू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में दोनों मूव करते हुए मिक्सअप होते हैं, आपको मालूम है। थर्ड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस ओनली। इसमें बोल सकते हो आप, इट इज एप्लीकेबल टू गैसेस एज वेल एज सॉल्यूशन। दोनों पे अप्लाई हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी बात कर सकते हैं डिफ्यूजन की हम, और सॉल्यूशन के टर्म में भी बात कर सकते हैं हम। फोर्थ पॉइंट, इन दिस फिनोमिना, ठीक है जी, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम
solvent moves from less concentrated, ठीक है जी, साइड टू मोर कंसनट्रेटेड साइड, मोर कंसनट्रेटेड साइड, ठीक है जी। लेस से मोर की तरफ फ्लो होता है। इसमें क्या होगा देखिए, इन दिस in this phenomena, in this phenomena, फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम less concentrated side to more concentrated side। इसमें क्या होता है देखिए, solvent moves from, आपका बोलेंगे भाई more concentrated side to more concentrated side to less concentrated side। fifth point, it can be stopped or reversed। प्रेशर अप्लाई करके हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हमारे दोनों के डिफरेंस के केस में। हाँ, तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमारी ऑस्मोसिस में भी हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को लेकर के बात हुई है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछता है कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को आप कैसे डिफाइन करोगे आप, तो आप बोलेंगे ए मेम्ब्रेन विच अलाउ only solvent molecules to pass through it, यानी कि अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन जो कि ओनली अलाउ कर रहा होता है किसको जी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने के लिए, ठीक है जी। ना तो वो सॉल्यूट को अलाउ करता है, ना ही सॉल्यूशन को अलाउ करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, हम ऐसे मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एग्जांपल्स में बात करें तो अगर नेचुरल में आप लेते हैं भाई, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल बताइए, तो आप इसमें आप एनिमल मेम्ब्रेन को लेकर के बात कर सकते हो, आप वेजिटेबल मेम्ब्रेन को लेकर के बात कर सकते हो आप। तो बेसिकली एक कॉमन एग्जांपल ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा पिग ब्लैडर, पिग ब्लैडर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि हमारा नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के केस में हम यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल की बात करते हैं, हमारे पास कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो उसमें अब आपका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो आप सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर एटसेट्रा, ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, जो ओनली सॉल्वेंट को अलाउ करता है, ना ही सॉल्यूशन को अलाउ करेगा, ना ही सॉल्यूट को अलाउ करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं भाई ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पिग ब्लैडर, सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके मेम्ब्रेन के केस में। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है
बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब जैसे हमने ऑस्मोसिस का केस लिया था, अगर आपसे कोई बोलता है कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए इसकी, कोई एक एप्लीकेशन बताइए जहाँ पर हम ऑस्मोसिस को लेकर के बात कर रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं इसकी हम प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम soil through their roots due to osmosis। ठीक है जी। तो प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट्स के थ्रू फ्रॉम सॉइल, तो वो हमारा किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ये एक आपकी एप्लीकेशन हो गई बायोलॉजिकल। अब अगर हम बोलें तो इन एनिमल्स वाटर मूव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ their body due to osmosis। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल्स के अंदर बात करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो वाटर मूव कर रहा है वो किसकी वजह से हमारा? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये भी हमारी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है किस केस में? ऑस्मोसिस के केस में। छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास में टर्म है हमारे पास, वह है जी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए जी, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल होता है इसे हम पाई या फिर हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो? आप देखिए, इट इज द मिनिमम एक्सेस ऑफ प्रेशर which must be applied on the solution side, which prevents the entry of solvent molecules, ठीक है जी, which prevents entry of solvent molecules into the solution through semi permeable membrane, ठीक है जी, इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी आप डायग्राम में समझते हैं इस बात को। अब आप देखिए, जैसे हमने क्या किया हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं हम। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगाया हुआ है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इस साइड मान लीजिए हमारे पास में क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। इस साइड में हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट है, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे सॉल्वेंट है।
इस साइड में हमने क्या कर रखा है, इसी सॉल्वेंट का कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, अभी वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि भाई सॉल्वेंट को तो पास आउट होने देता है, ना तो सॉल्यूशन को पास आउट होने देगा, ना ही सॉल्यूट को पास आउट होने देता है। तो आपका सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इस साइड से इस साइड में जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ। अब इसकी एंट्री को हमने प्रिवेंट करना है, इसकी एंट्री को प्रिवेंट करना है, तो यहाँ पर एक क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर एक पिस्टन लगा देंगे हम। अब पिस्टन को जब नीचे की तरफ पुश करेंगे तो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स आपका मेम्ब्रेन के साइड में मूव करेंगे, और इस जो सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ आ रहा है, इससे एंटर कर रहा है सेमीपर्मेनेंट मेम्ब्रेन से, उसको वापस पुश करेंगे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स, और जितने सफिशिएंट प्रेशर पे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस साइड में आना बंद कर दें, तो वो प्रेशर आपने नोट कर लेना होता है, उसी को बोलते हो आप ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वो सफिशिएंट प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन की साइड से लगाया जाता है, ठीक है जी, जो सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में होने से रोकता है थ्रू द मेम्ब्रेन, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है हमारा। अब देखिए, अगर इसका हम एक्सप्रेशन लेते हैं, इसके एक्सप्रेशन को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to concentration and temperature of the solution। यानी जितना आपका सॉल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, आपको मालूम है, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, उतना ही हाई होगा हमारे लिए। तो यानी आप कह सकते हो, मान लो P से सिंबल लेके चल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, P डायरेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया, P डायरेक्टिव इक्वल टू T हो गया, हम बोल सकते हो P डायरेक्टिव इक्वल टू C इंटू T, ठीक है जी, और P इक्वल टू में CRT। हेयर हमारा क्या है, R क्या है, इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट। R क्या है हमारा भाई, ये क्या हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, आप बोलते हो भाई गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, आप क्या बोलते हैं भाई, हम गैस कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा, ठीक है जी, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर पर आपका सॉल्वेंट इस साइड में आना बंद कर रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, तो वो प्रेशर हमारा क्या है, हमारा P है, हमने मान लिया। तो P क्या है, डायरेक्टिव पोर्शन है किसके जी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ठीक है जी, डायरेक्टिव पोर्शन को हटाया तो कांस्टेंट लग गया, यहाँ पर R लिया हुआ है हमने, R हमारा क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है अगर हम यहाँ पे बात करें तो। अब देखिए, हेयर जो हमारा जो C है, C क्या है, इज द, ठीक है जी, हेयर C इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू में N/V, C इक्वल टू N/V। तो इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, मान लीजिए हम, तो हम बोल सकते हैं भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन द above equation first, we have
तो क्या रिजल्ट बन जाएगा अभी हमारा भी, P इक्वल टू में C की जगह हो गया N/V RT, और PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई हम, NRT। PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NRT। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है जी, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन भी होती है, ये आपको मालूम है, और वेंट हॉफ इक्वेशन भी बोलते हैं इसको हम, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब देखिए आप, अब इसको हम, ये तो हो गया हमारा एक रिजल्ट, ये निकल गया हमारा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका भी एक एक्सप्रेशन है हमारे पास में, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता ही है भाई, वी नो डैट, ठीक है जी, वी नो डैट आपका देखिए PV इक्वल टू क्या होता है भाई, NRT, ठीक है। बट जो N होता है, N इक्वल टू क्या होता है, W/M, ठीक है जी। W क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, M क्या हो गया, उसी का मॉलिक्यूलर मास। नाउ हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, PV इक्वल टू में W/M RT, और M इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम, WRT/PV, ठीक है जी। M इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, WRT/PV। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अगर आपसे बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में आपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो ठीक है जी। आप देखिए, ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने की बात कर रहे हैं। W सॉल्यूट है हमारा, जिसकी वैल्यू ग्राम्स में लेके चलेंगे। R की वैल्यू कांस्टेंट है, मान लीजिए हमने ये रख दी भाई 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है जी। अगर R की ये वैल्यू आप लेके चल रहे हो, लेट अस सपोज, ठीक है जी, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, आपने प्रेशर को आपने ATM में लेना है, वॉल्यूम को आपने लीटर में लेना है, और मोलर मास आपका निकल जाएगा। तो बाकी हम न्यूमेरिकल में लेकर बात करेंगे, तो R की वैल्यू हम डिपेंड करता है कि भाई आपका लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, अब आपके इसको, या फिर आप कहने का मतलब है पास्कल में ले रहे हो आप, या फिर आप बार में ले रहे हो आप, तो डिपेंड करता है कि भाई कौन सी यूनिट आप वहाँ पे फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर बाकी की यूनिटें भी हो जाती हैं हमारी। तो न्यूमेरिकल में उस टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। फिलहाल अभी हमारा ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे आप भाई, ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं आपसे, भाई एक टर्म आ जाती है हमारे पास में, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है जी। RO सिस्टम इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है जी। आप जैसे इसमें देखिए हमारे पास में, व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन द solution side, when pressure applied on the solution side is greater than the osmotic pressure, then, ठीक है जी, then solvent molecules from, then solvent molecules from solution side moves towards pure solvent through
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी आपको पिछले डायग्राम में मैंने बताया था कि भाई सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन की तरफ जाने से हम उसे प्रिवेंट कर रहे थे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस प्रेशर पे ऐसा हो रहा था उस प्रेशर को क्या बोल रहे थे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे थे। अब अगर हम क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन के साइड में, मान लीजिए जैसे ये हमारा केस था, आप देख रहे थे पिछले केस में हमारी बात हुई है, ये हमने क्या लिया हुआ, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया हुआ है। अब जैसे इधर को मान लीजिए हमारे पास में क्या है ये, ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट है, यानी ये वाटर है कह सकते हो आप, ये मैंने वाटर बोल दिया। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यही हमारा, ठीक है जी, सी वाटर है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये पिस्टन है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या था, सॉल्वेंट इधर से इधर को जा रहा था, प्रेशर अप्लाई किया तो एक स्टेज ऐसी बनेगी कि ये इधर से इधर को जाना बंद कर देगा। वो सफिशिएंट प्रेशर क्या कहलाता है हमारा, यहाँ से लगने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी भी आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो हमारा क्या होगा, सी वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट वाटर है ये। मान लीजिए हमारे पास हम बात कर रहे हैं आपके पास में NaCl प्लस वाटर है हमारा ये, भाई बेसिकली मेन हमारा क्या होता है, सॉल्ट NaCl होता है सी वाटर के अंदर। तो आपका उस कंडीशन में क्या होगा भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड को बोलेंगे कि वो ब्रेकअप होगा जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे आप। तो यहाँ वाला जो वाटर है NaCl प्लस वाटर जो है, यहाँ का वाटर क्या होगा, इस साइड में आने लग जाएगा। जब आप इस साइड का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ा दोगे आप, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन की साइड वाला जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट की साइड में आने लग गया, और इसी को बोलते हो आप डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ बोलेंगे सी वाटर। ये क्या हो गई, एक एप्लीकेशन हो गई, ये क्या हो गई, एक एप्लीकेशन हो गई किसके लिए, ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन हो गई किसके लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। यानी कि हमारा जो सी वाटर है उससे हम सॉल्ट को अलग कर रहे हैं और उस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपका यही केस क्या कहलाता है हमारा, रिवर्स ऑस्मोसिस का केस कहलाता है हमारा। ठीक है जी, आई थिंक सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं हमारी, वो और ले लेते हैं साथ में हम। जैसे कि हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं हम आपसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स और सेम मोलर कंसंट्रेशंस एट एनी सेम टेम्परेचर, या पर्टिकुलर टेम्परेचर भी बोल सकते हो आप। सेम टेम्परेचर होना चाहिए दोनों के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर। टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एट एनी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आप क्या बोलते हैं उसे भाई, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है जी, अगर आपसे बोलते हैं कि भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से क्या मतलब है, among the two solutions
among the two solutions, among the two solutions, one of the solution having higher osmotic pressure, higher osmotic pressure than other is called, क्या बोलेंगे भाई हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन दे रखे हो, उनमें से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो भाई, ज़्यादा हो, हाइयर हो, तो जिसका हाइयर होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे भी हम। ऐसी हमारे पास टर्म आ जाती है। इसके अपोजिट बात करें तो वो हो जाती है जी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक टर्म आ जाती है हमारी सेकंड, आप बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को लेकर के बात करते हैं, आप बोलोगे एमंग द टू सॉल्यूशंस, एमंग द टू सॉल्यूशंस, one of the solution आप बोलेंगे having lower osmotic pressure than other is called, आप क्या बोलेंगे उससे भाई हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। यानी आपको सिंपल सी बात है कि दो सॉल्यूशन अगर आपके पास गिवन है, अगर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज अगर सेम है तो आप बोलेंगे वो आइसोटोनिक है। अगर उन्हीं दो सॉल्यूशंस में एक का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर और एक का लोअर है तो हाइयर वाले को बोलेंगे हाइपरटोनिक है और लोअर वाले को बोलेंगे हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप।